हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट चमकेगा। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो कि है मोल कॉन्सेप्ट। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का, जो आपका पूरा बेस तैयार करता है। ठीक है, अगर आपने मोल कंसेप्ट सही से नहीं पढ़ा तो यू विल डेफिनेटली हैव अ बिग प्रॉब्लम इन होल फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, पूरा जब आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको हमेशा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मोल कंसेप्ट एक ऐसा बेस है जो हर चैप्टर में आपको काम आएगा। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़ मोल कॉन्सेप्ट। तो फर्स्ट इसमें कुछ चीज़ें हैं स्टार्टिंग में जो मैंने यहाँ पे नहीं मेंशन करी है, जैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गया, या फिर एसआई यूनिट्स, डेराइव्ड यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स, वो सब फिजिक्स में भी पढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं वहाँ पे आप ये चीज़ कवर नहीं करूँगा। मैं सीधा स्टार्ट करूँगा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से। ठीक है, जो इस चैप्टर का जहाँ से स्टार्टिंग है, मेन जो बेसिस है। तो अपन सबसे पहले केमिकल कॉम्बिनेशंस के लॉज के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जिसमें फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये जो लॉ है ये किसने दिया था? लेवोइजियर। ठीक है, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1774 में ये लॉ दिया था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है केमिकल रिएक्शंस को पढ़ने के लिए। ठीक है, इसमें बोला क्या है, इट स्टेट्स दैट टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग एनी फिजिकल एंड केमिकल चेंज। मतलब जब भी हम किसी भी फिजिकल या केमिकल चेंज की बात करते हैं, तो जितना मास कोई भी रिएक्टेंट का, मतलब जो रिएक्टेंट में प्रेजेंट है, ठीक है, उतना ही मास जब फिजिकल या केमिकल चेंज हो जाएगा, जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो सेम मास कहाँ मिलेगा हमें? प्रोडक्ट साइड में। मतलब ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल से समझाया इस चीज़ को। ये मैंने रिएक्शन लिखे है 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। ठीक है, ये एक रिएक्शन है जिसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है। क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये मैंने इसको बैलेंस किया है, बैलेंसिंग आपको मैंने पढ़ा रखा है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि 14 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज रिएक्टिंग विद 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब फर्दर जब मैंने प्रोडक्ट में मास को कैलकुलेट किया तो मुझे क्या मिला कि यहाँ पे कितना था? 24 ग्राम। तो ये कहाँ से डिसाइड हुआ? मैंने क्या किया था, जब मैंने रिएक्टेंट्स को यहाँ पे पुट किया था रिएक्शन में, तो मैंने उसको मेजर करके मास को दिया था कि मैंने 14 ग्राम मैग्नीशियम लिया और 10 ग्राम ऑक्सीजन लिया। ठीक है, तो अब मैंने क्या देखा कि जब मैंने प्रोडक्ट को मेजर किया मास को, तो मुझे क्या मिला? 24 ग्राम। तो यहाँ से मुझे क्या पता चलता है कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास क्या होता है? इक्वल। अब इसका एक हमारे पास एक्सेप्शन है, जो कि रिएक्शन जो इसको फॉलो नहीं करता है, दैट इज हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है वहाँ पे कंजर्वेशन मास को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं? एनर्जी मास कंजर्वेशन। जो आइंस्टाइन ने हमें इक्वेशन दी थी E इज इक्वल टू mc², उसके कन्वर्जन के थ्रू हम क्या करते हैं, उसने क्या बोला था कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी मास में। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और हमें प्रोडक्ट साइड में कभी भी इक्वल मास नहीं मिलता है। ठीक है, उसे हम मास डिफेक्ट बोलते हैं, जब आगे आप फिजिक्स में पढ़ोगे। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, ये हमारा सेकंड लॉ है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि अ केमिकल कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंट सोर्सेस ऑलवेज कंटेन्स सेम परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट। ठीक है, मतलब बोला क्या, देखो सबसे पहले तो प्राउस्ट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये दिया था। अब इन्होंने क्या बोला है कि ऐसा केमिकल कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंट सोर्सेस ऑलवेज कंटेन सेम परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट। जैसे हम एग्जांपल देखें, यहाँ पे H2O है, H2O का मास कितना होता है? 18 ग्राम। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो देखो, जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं और H2O का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये हमेशा 1:8 के रेशियो में, सिंपल रेशियो में कंबाइन होते हैं। ठीक है, जहाँ पे 2 ग्राम हाइड्रोजन है और 16 ग्राम ऑक्सीजन है। जब मैंने इसका सिंपल होल नंबर रेशियो लिया तो मेरे पास क्या आया? 1:8। अब इसके बाद में अगर देखो, मैं हाफ H2O की बात करता हूँ। हाफ H2O को मैं अगर कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पे 1 ग्राम हाइड्रोजन है और 8 ग्राम ऑक्सीजन है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि रेशियो कैसा भी हो, मतलब कंपाउंड अगर सेम कंपाउंड है और उसी के आप डिफरेंट सोर्सेस लो, तो वहाँ पे हमेशा जो रेशियो होगा कॉम्बिनेशन का वो डेफिनेट रहेगा। मतलब किसी भी जब दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं और नया कंपाउंड बनाते हैं, तो उनका जो प्रोपोर्शन है कॉम्बिनेशन का वो हमेशा फिक्स रहता है, चाहे उसके आप वेरियस सोर्सेस कहीं से भी ले आओ। ठीक है, तो ये हमारा ये लॉ बताता है। ठीक है, इसके बाद अब हम देखेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमें क्या समझाता है कि इफ़ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। मतलब आपने देखा होगा नॉर्मली कि जैसे हमारे पास NH3 है, अमोनिया। ठीक है, अब इसी के और भी डेरिवेटिव्स हमें मिलते हैं, जैसे N2H4। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, NH2। ठीक है,
तो इस तरह से हमें क्या है, डिफरेंट डेरिवेटिव्स मिलते हैं सेम एलिमेंट के कंपाउंड के। मतलब जब भी दो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो वो वेरियस फॉर्म्स ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि जब ये कंबाइन करते हैं तो इनका जो स्मॉल होल नंबर रेशियो है कॉम्बिनेशन का, वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। जैसे अब मैं एग्जांपल बात करूं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन ऑक्साइड्स लिया है। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को मैंने देखा है तो NO, NO2, NO3। तो यहाँ पे देखिए जो नाइट्रोजन है हमारा वो क्या है, 14 ग्राम फिक्स है। यहाँ पे भी नाइट्रोजन, यहाँ पे भी नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन। लेकिन ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन देखिए 8, 16, 24। मतलब सेम एलिमेंट्स डिफरेंट प्रोपोर्शन में क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। पहली बात तो हमने क्या ऊपर पढ़ा था, हमने डेफिनेट प्रोपोर्शन पढ़ा था कि जब एक कंपाउंड बनता है तो वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में ही रहता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि मल्टीपल प्रोपोर्शंस में मिलते हैं, ठीक है। देखो सेम एलिमेंट है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन कॉम्बिनेशन का टाइप क्या है, डिफरेंट, ठीक है। अब नाइट्रोजन तो यहाँ पे फिक्स है 14 ग्राम, लेकिन ऑक्सीजन का मास क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। जब भी सेम एलिमेंट के डिफरेंट कंपाउंड डेरिवेटिव्स होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल प्रोपोर्शन का केस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये लॉ खत्म होता है। अब नेक्स्ट अब हम देखते हैं गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, ठीक है। अब गे-लुसैक्स लॉ हमें क्या बताता है, इट स्टेट्स दैट अंडर सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब देखिए ये यहाँ पे कंडीशन मेंटेन रखनी पड़ेगी हमें। जब भी हम सिमिलर टेम्परेचर और प्रेशर के केस में बात करें तो जो गैसेस होती हैं, जिन रिएक्ट एंड द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टिंग गैसेस एज वेल एज प्रोडक्ट आर और एन सिंपल होल नंबर रेशियो, ठीक है। मतलब ये लॉ क्या कहता है कि अगर मैं कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर की बात करूं, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि हम सिर्फ गैसियस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की बात करेंगे। दिस लॉ ओनली स्टेट्स फॉर गैसियस वॉल्यूम्स। अब देखिए यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को कंबाइन किया और यहाँ मैंने क्या बनाया, H2O, दैट इज इन ऑल्सो गैसियस फॉर्म, हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं कि इनका जो कॉम्बिनेशन है, मतलब जो इनका स्टॉक्योमेट्रिक कॉम्बिनेशन, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ और 2 मोल्स ऑफ H2O बना रहा है, दिस इज द प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसी रेशियो में इनका वॉल्यूम भी क्या होता है, डिवाइड होता है सिंपल होल नंबर रेशियो में। देख रहे हैं यहाँ पे अगर 100 ml हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करेगी तो यहाँ पे उसका हाफ, दैट इज 50 ml ही रिएक्ट करेगा, समझ रहे हो। तो ये कंसेप्ट चलता है। मतलब इनके स्टॉक्योमेट्रिक जो, मतलब ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं नंबर, इनको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स। तो ये जो कोफिशिएंट्स का रेशियो होता है ना, जो इनके मोल्स का रेशियो होता है, वही उनके वॉल्यूम का भी रेशियो होता है। किसकी बात है, जब हम सिर्फ गैसियस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो उस केस में ध्यान से देखिए 100 ml हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 50 ml ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 100 ml ऑफ वाटर गैस, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट है गे-लुसैक्स लॉ का। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। अब ये क्या साइंटिस्ट ने बोला कि भाई, इन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताई हमें। क्या बोला कि जो मतलब कोई भी गैसेस हमने ले ली, ठीक है, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे, डिफरेंट गैसेस, लाइक हमने ऑक्सीजन ले लिया, नाइट्रोजन ले लिया, कोई भी गैसेस ले ली, ठीक है, लेकिन उनका टेम्परेचर सेम रखा और प्रेशर सेम रखा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर मैं उनके इक्वल वॉल्यूम्स लूँ तो उनके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। ये कहना क्या चाहता है, देखिए यहाँ पे मैंने 50 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस लिया है और 50 ml ऑफ नाइट्रोजन एंड 50 ml ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब तीनों का देखो वॉल्यूम सेम है, इक्वल वॉल्यूम लिया है और मैंने क्या कंडीशन रखी है, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब वॉल्यूम इक्वल है तो ये लॉ क्या कहता है, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस की इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब ऑल 3 गैसेस हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जो इसके थ्योरेटिकल पार्ट है, उसका लास्ट जो टॉपिक है वो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इन्होंने अपनी एक एटॉमिक थ्योरी दी थी जिसके बारे में इन्होंने एटम को डिस्क्राइब किया, बेसिकली एटम के फीचर्स को। तो हम टॉपिक वाइज पॉइंट वाइज बात कर लेते हैं। क्या बोला इन्होंने, पहला पॉइंट क्या बोला कि ऑल सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ टाइनी इंडिविजुअल एटम्स, ठीक है। मतलब टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स है जिनको इन्होंने क्या नाम दिया, एटम्स, जितने भी सब्सटेंस बने हुए हैं। उसके बाद सेम एलिमेंट हैव सेम एटम, ठीक है। ये बात तो कॉमन है कि भाई जो एलिमेंट सेम है तो एटम भी उसके अंदर क्या होंगे, सेम, और उनका मास भी क्या होगा, सेम, ठीक है। और इसी का उल्टा, अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो उनके एटम भी क्या होंगे, डिफरेंट, और मास भी क्या होगा, डिफरेंट, ठीक है। और थर्ड पॉइंट हमारा इन्होंने क्या बोला कि एटम्स नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जनरल सी बात है, ठीक है, मास कंजर्वेशन है ये। और नेक्स्ट हमारा क्या था कि कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूल्स रिजल्ट फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स इन सिंपल न्यूमेरिकल रेशियो, जो कि हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। डेफिनेट प्रोपोर्शन में यही बताया गया था कि जो कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स बनते हैं एटम से, ठीक है, तो ये किस में बनते हैं, एक सिंपल न्यूमेरिकल रेशियो होता है, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है जिसके अंदर ये फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी था। इसके बाद हम नेक्स्ट हम मेन इसके चैप्टर पे आएंगे जो कि हमारा मोल कॉन्सेप्ट है, ठीक है।
नाउ विल स्टार्ट द मोल कंसेप्ट, द मोस्ट अवेटेड पॉइंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, जिसका हर बच्चे को इंतजार होता है। और ये ऐसा टॉपिक है जो एक बार समझ में आ गया तो मज़ा आ जाता है, और नहीं आया तो सज़ा हो जाती है, ठीक है। नाउ विल स्टार्ट मोल। तो सबसे पहले बात करेंगे मोल की, ठीक है। मोल क्या होता है? तो मोल एक्चुअली में क्या है ना, साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, अब इनको क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ना। लाइक अब एक एक एटम या मॉलिक्यूल को तो हम पढ़ नहीं सकते, तो हमें क्या एक बड़ी यूनिट चाहिए थी जिसको हम कंसिडर कर सके सब चीज़ को, ठीक है। जैसे हम भाई कुछ खरीदते हैं, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं भाई, 1 kg कुछ भी दे दो, जो सामान हमें खरीदना होता है, केजी या फिर लीटर, या हर चीज़ को हम क्या है क्वांटिफाई करते हैं ना। लाइक क्वांटिफाई करना था, यहाँ पे क्वांटाइज करना था। तो इन्होंने साइंटिस्ट ने क्या किया कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स को क्वांटाइज करने के लिए एक बड़ी यूनिट निकाली, जिसे इन्होंने क्या बोला, मोल, ठीक है। अब मोल होता क्या है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। देख रहे हो किसकी बात चल रही है? एलिमेंट्री पार्टिकल्स को इन्होंने क्वांटाइज किया, ठीक है, क्वांटिटी में कन्वर्ट किया। अब हर एटम या मॉलिक्यूल को हम अलग अलग से तो पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि amount of substance which contains same number of elementary particles, either it is atom, molecule or ion, ठीक है, as the number of atoms present in 12 ग्राम of carbon C12, ठीक है। तो क्या बोला कि इन्होंने एक कंपैरेटिव वो लिया मास, ठीक है। इन्होंने कार्बन 12, जो कार्बन 12 आइसोटोप है, उसका मास लिया। उस मास के इक्विवेलेंट इन्होंने क्या बोला, अगर 12 ग्राम C12 के इक्विवेलेंट जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, अगर उतने नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस किसी और कंपाउंड में हैं, तो वो क्या कहलाएगा, 1 मोल, ठीक है। जैसे हम हर चीज़ को एक नापने के लिए एक वो देते हैं ना, कुछ कंपैरेटिव चेन लेते हैं। लाइक जैसे हम स्केल है, हमारे पास स्केल है, हम क्या बोलते हैं कि भाई ये 10 मीटर है या कुछ ऐसे। तो इन्होंने भी क्या हुआ, एटम्स या मॉलिक्यूल्स के अमाउंट को नापने के लिए उन्होंने एक स्केल बनाई, जिन्होंने क्या बोला कि कार्बन 12 जो C12 है हमारा, उसका जो मास होता है डेट इज 12 ग्राम। तो 12 ग्राम कार्बन 12 के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स या एलिमेंट्री पार्टिकल्स प्रेजेंट है, अगर उतने ही किसी और एटम, मॉलिक्यूल या आयन में प्रेजेंट हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, 1 मोल के बराबर कहलाएंगे, ठीक है। उतना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या कहलाएगा, 1 मोल। दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन, यू नो। अब होता क्या है कि 1 मोल के अंदर जब हमने फिर कैलकुलेट किया, एक्चुअल में हमने क्या किया, कैलकुलेट किया कि अगर C12 कार्बन एटम, कार्बन में अगर 12 ग्राम में कितने एटम होंगे, तो हमारे पास कितने निकल के आए, दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23 एटम या एलिमेंट्री पार्टिकल, आप जो भी बोलो, ठीक है। तो 1 मोल के अंदर इतना हमने क्या बोला, यूनिटरी पार्टिकल्स होंगे। और इसी पार्टिकल नंबर को हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रोज नंबर। क्या बोलते हैं, एवोगैड्रोज नंबर, ठीक है। अब देखो वो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मोल को यूनिट दी, ठीक है, एक मोल इन्होंने नापने के लिए लिया। अब उसके बाद क्या बोला कि जैसे देखो, अब कोई भी एटम ले लिया हमने, सोडियम एटम, तो एक सोडियम एटम के जो 1 मोल का मास इन्होंने बोला, वो कितना बोला, 23 ग्राम, ठीक है। इन्होंने जब कैलकुलेट किया इस चीज़ को, तो इन्होंने क्या बोला कि एक सोडियम एटम के जब मैं 1 मोल लूंगा, मतलब सोडियम एटम के इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मास कितना होगा, 23 ग्राम। समझ में आ रहा है आपको? और इसी मास को हम क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास या फिर मोलर मास, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास या फिर मोलर मास, ठीक है, ये इन्होंने टर्म दिया। क्या बोला इन्होंने, इन्होंने कहा कि यार, अब जैसे मैंने एक एटम के बारे में डिस्कस किया, वैसे मैं अगर देखो, मैं यहाँ पे मॉलिक्यूल की बात करता हूँ, ठीक है। जैसे H2O हमारा क्या है, मॉलिक्यूल है। तो हमने क्या बोला कि अगर मैं 1 मोल ऑफ H2O लेता हूँ, तो उसमें 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O प्रेजेंट होंगे। यही तो हमने पढ़ा कि भाई 1 मोल में क्या है, इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। और इनका मास जो होगा वो किसके बराबर होगा, इनके जो ग्राम एटॉमिक मास है, दैट इज 18 ग्राम, ठीक है। हम क्या करते हैं नॉर्मली, जो एटम का जो हमने एक टेबल बना रखी है, जिसमें हम एटॉमिक नंबर के थ्रू हम रिलेट कर लेते हैं और मास कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि एवरेज, हालांकि हर मास कैलकुलेटेड है, पर हम शॉर्ट में इसको मान लेते हैं, ठीक है। अब जैसे जब आप यूनिफाइड मास पढ़ेंगे AMU के बारे में, उसके बाद इसको एक्चुअल आपको समझ में आएगा, ठीक है।
तो ये कुछ कन्वेंशंस थे। हमने क्या बोला कि 1 मोल अगर वाटर है तो वाटर में इतने तो मॉलिक्यूल्स होंगे और इतना उसका मास होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब देखो मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। जब भी हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं मास को, दैट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। अब इनको हम क्या बोलते हैं, मोलर मास भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये 1 मोल का मास है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं गैसीय स्टेट की बात करूं, जैसे मान लो आपके पास कोई गैसीय स्टेट में प्रोडक्ट है या फिर कोई भी ऐसा सब्सटेंस है, तो गैसीय स्टेट में एक मतलब हमने स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे जो 273 केल्विन और 1 एटीएम है, उस पर हम क्या मानते हैं कन्वेंशन की 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है, 22.4 लीटर, ठीक है। ये हमने गैसीय स्टेट में वॉल्यूम मान रखा है कि जैसे यहाँ पे हमने मॉलिक्यूल्स लिया है वैसे हम वॉल्यूम में मान रखे हैं। तो 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर, ठीक है। जिसमें कितने पार्ट मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने मॉलिक्यूल 6.022, ठीक है। तो ये जो नंबर है ना, ये नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एवोगैड्रो नंबर है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम Na से डिनोट करते हैं, किससे, Na से। इसी के सारा आसपास खेल पूरा चलता है, ठीक है। अब देखो एक यहाँ पे बात बोल रखी, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ ए गैसियस सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम, ठीक है। जैसे हमने ये क्या पढ़ा, मोलर मास, ठीक है। 1 मोल का जब हमने मास निकाला तो हमें क्या मिला, मोलर मास, जो कि हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर या ग्राम एटॉमिक मास था। वैसे ही जब हमने वॉल्यूम निकाला ना गैसीय स्टेट में, तो इस वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, मोलर वॉल्यूम। मतलब 1 मोल सब्सटेंस जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है उसे हम क्या कहते हैं, मोलर वॉल्यूम, ठीक है। अब नेक्स्ट अब हम देखेंगे, क्या, नेक्स्ट हम देखेंगे जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में कि भाई रिलेशन, मतलब मोल का रिलेशन देखेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से, नंबर ऑफ पार्टिकल से और वॉल्यूम ऑफ गैस से। अब देखिए जब हम रिलेशन निकालते हैं तो सिंपल सा ट्रिक है। देखो मोल को हमें जब भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए मोल को अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में कन्वर्ट करना है ग्राम में। मतलब अगर आपके पास किसी भी सब्सटेंस का मोल दे रखा है, आपको बोला कि 1 मोल ऑफ क्या है, सोडियम एटम है, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ सोडियम एटम का मतलब क्या हुआ, अगर मैं उसको आपसे पूछे कि उसका अमाउंट बताओ ग्राम में, तो हम क्या करेंगे, 1 मोल को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, सोडियम के मोलर मास से। अब मोलर मास कितना होता है सोडियम का, 23 ग्राम। तो 23 इंटू 1 यानी हमारा ये कितना आ जाएगा, 23 ग्राम, ठीक है। अब देखो अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपको गिवन है, जैसे आपको बोला कि 36 ग्राम ऑफ H2O आपके पास दे रखा है, ठीक है। अब आपको उसका मोल निकालना है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से मोल की तरफ जब आना होता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं किससे, मोलर मास से। देखो सिंपल सी बात थी, मोल से जब अमाउंट पे जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से, और अमाउंट से जब मोल पे आएंगे तो डिवाइड करेंगे मोलर मास से, ठीक है। अब 36 ग्राम को जब हम डिवाइड करेंगे मोलर मास से, तो वाटर का मोलर मास क्या होता है, 18 ग्राम। तो 36/18 दैट इज 2 मोल्स। तो हमें क्या मिल गया, अमाउंट से मोल। अब सेम यही रिलेशन होता है नंबर ऑफ एंटिटीज या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल्स का। जब भी आपको कोई मोल दे रखा हो, मतलब किसी भी सब्सटेंस का मोल दे रखा हो, आपको बोला कि इसके अंदर नंबर ऑफ एंटिटीज या एलिमेंट्री पार्टिकल बताओ, या तो नंबर एटम, मॉलिक्यूल या फिर आयन कितने होंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको मल्टीप्लाई करना है सीधा एवोगैड्रो नंबर से। क्या करना है, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। और अगर आपको नंबर ऑफ एंटिटीज दे रखी हो क्वेश्चन में और आपको मोल की तरफ जाना है, तो आप क्या करेंगे, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। मोल से जब भी कहीं और जाना हो तो मल्टीप्लाई, और उससे वापस मोल पे आना हो तो डिवाइड। अब देखो मोल से जब आपको वॉल्यूम ऑफ गैस निकालना हो लीटर में, तो मल्टीप्लाई कर दो 22.4 से, और अगर वॉल्यूम से आपको मोल निकालना हो तो आप डिवाइड कर दो 22.4 से, ठीक है। जैसे आपको मान लो दे रखा हो 44.8 लीटर ऑफ CO2 दे रखा है, अब आपको मोल निकालना है, तो सीधा 22.4 से डिवाइड करो और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 2 मोल ऑफ CO2। तो ये आपका करेक्ट रिलेशन है और बेस्ट रिलेशन है, जिसके थ्रू आप कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो मैंने एग्जाम्पल दे रखा है, एक एग्जाम्पल दिया है कि मैंने अगर 2 मोल ऑफ H2 है मेरे पास, ठीक है, 2 मोल ऑफ H2। अब मुझे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस निकालना है, तो मैंने क्या किया, 2 इंटू मोलर मास ऑफ H2। अब H2 का मोलर मास क्या होता है, 2, तो हमारे पास कितना आ गया, 4 ग्राम। उसके बाद जब मैं पार्टिकल्स की बात करूँ, नंबर ऑफ एंटिटीज की, तो मैंने मल्टीप्लाई किया एवोगैड्रो नंबर से, तो मुझे क्या मिल गया, 12.046 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। अब अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो सिंपल क्या करना है, 22.4 से मल्टीप्लाई करो तो 44.8 लीटर ऑफ H2। तो इस रिलेशन से सीधा निकल जाता है। अब एक बार अपन यूनिफाइड मास की बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने मोलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाला था, वैसे ही हमने क्या निकाला, जब भी एक एटम, सिंगल एटम या सिंगल मॉलिक्यूल का मास निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं AMU में बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट,
दैट इज यूनिफाइड मास। ठीक है, इसको क्या बोला कि इट इज इक्वल टू द एग्जैक्टली द 1/12 ऑफ द मास ऑफ C12 एटम। ठीक है, जब भी हम C12 एटम का मास निकालेंगे और उसका 1/12 मास करेंगे तो वो हमारे क्या आएगा, यूनिफाइड मास आएगा, दैट इज हमारा 1 AMU। अब इसी 1 AMU के थ्रू हम क्या निकालते हैं, मास निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जो टॉपिक है हमारा क्या है, एटॉमिक मास। अब डिफरेंट मासेस के बारे में हम बात करेंगे। अब अगर मैं एटॉमिक मास की बात करूं तो देखो, एटॉमिक मास में हमेशा ये टर्म ध्यान रखना, एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कभी भी सिंगल का कैलकुलेट नहीं किया जाता है, इट इज़ एन एवरेज ऑफ डिफरेंट मासेस। क्यों? एक्चुअली में क्या होता है कि जब भी हम मास निकालते हैं किसी भी एटम का, तो नेचर में क्या है ना, एटम्स क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट है, दे आर इन डिफरेंट आइसोटोप्स। ठीक है, एक ही एटम के डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप्स है, जैसे C12, C14, ठीक है, O16, O18, उसके बाद N14, N15। ठीक है, तो डिफरेंट आइसोटोप्स है, तो इनका क्या निकलता है, एवरेज निकल के आता है। अब एवरेज कैसे निकालते हैं हम, उसके बाद जो मास आता है ना एक्चुअल में, वो हमारा एटॉमिक मास कहलाता है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, जब भी हम क्या देखते हैं, फॉर्मूला होता है जिसमें हम रिलेटिव अबंडेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं कि नेचर में वो कितना % पाया जाता है। ठीक है, रिलेटिव अबंडेंस उसकी क्या है, तो हम क्या करते हैं, देखो, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ 1 मतलब जो हम पहला आइसोटोप है वो, इनटू एटॉमिक मास ऑफ दैट आइसोटोप, प्लस रिलेटिव अबंडेंस ऑफ 2 मतलब जो सेकेंड आइसोटोप है, इनटू एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप, और अपॉन में क्या करना होता है, इन दोनों के अबंडेंस को प्लस करना होता है। इसके बाद जो मास आता है ना हमारे पास, दैट इज हमारा एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, रिलेटिव अबंडेंस हम कैसे निकालते हैं, परसेंटेज में होती है। अगर मान लो 100% है पूरा, तो उसमें से 60% हमारा क्या है, 1 है, और 40% 2 है, तो हम क्या करेंगे, उससे अबंडेंस से हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं ग्राम एटॉमिक मास। सिंपल, ये तो देखो हमने पहले बता दिया आपको कि जब भी हम किसी भी एटम के मास को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। जैसे 1 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन, इस तरह से। ठीक है, हालांकि ऑक्सीजन का 16 ग्राम होता है, यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेना, 14 ग्राम नाइट्रोजन। ठीक है, तो इस तरह से। अब सेकेंड हम मॉलिक्यूलर मास देखें, तो मॉलिक्यूलर मास में सेम वही है जो हमने ग्राम मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास पढ़ा था, वैसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जब भी हम मॉलिक्यूलर मास को निकालते हैं ग्राम्स के अंदर, ठीक है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास सच एज 18 ग्राम H2O, 28 ग्राम N2, तो ये सब नॉर्मल सी बात है। अब जो मेन जो कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, वो आता है हमारा इक्विवेलेंट मास का। ठीक है, जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है। ठीक है, नॉर्मली बच्चे तो भागते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, कई कई तो टीचर्स भी भागते हैं एक्चुअली में, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही प्यारा टॉपिक है और मतलब बहुत अच्छा है। ये हर बच्चे को इसमें प्रॉब्लम रहती है कि सर इक्विवेलेंट मास कैसे निकाले, नॉर्मेलिटी नहीं आ रही है, इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, कैसे पढ़ें। तो वो सब चीज़ें हैं जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इक्विवेलेंट मास की मैं बात करूँ तो अगर आप इसकी डेफिनेशन पे जाओगे ना, तो ये आपको कभी समझ में नहीं आने वाली। ठीक है, हालांकि मैंने लिख दी है, लेकिन आपको इतना इस पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, बहुत ही मतलब इसका अजीब सा डेफिनेशन है कि मास ऑफ एलिमेंट विच कुड कंबाइन विद 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन, डिस्प्ले कंबाइन और डिस्प्लेस विद 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन, 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड 35। ये किसी को समझ में आता ही नहीं है एक्चुअली। ठीक है, इनफैक्ट मैं खुद नहीं समझता था, मैं डायरेक्ट आता था फॉर्मूले पे। ठीक है, इक्विवेलेंट मास ऑफ डिफरेंट कंडीशन में हम कैसे निकालें। अगर आपको डिफरेंट केसेस दे रखे हैं, सॉल्ट दे रखा है या एसिड दे रखा है या बेस दे रखा है या कोई आयन दे रखा है, ठीक है, कोई मॉलिक्यूल कुछ भी दे रखा है, तो उसका हम कैसे निकालें। ये डेफिनेशन तो वैसे भी कहीं नहीं पूछी जाती है, आपको निकालना आना चाहिए इक्विवेलेंट मास। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं फॉर्मूले पे जाऊंगा। हम देखो, इक्विवेलेंट मास ऑफ, मैं अगर सॉल्ट की बात करूं, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, जो सॉल्ट का फॉर्मूला मास है डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कैसे, देखिए अब एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। अब मैं सोडियम कार्बोनेट का एग्जांपल लूँ, देखो यहाँ पे सॉल्ट है, तो इसका पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास क्या होता है, जो इसका टोटल मॉलिक्यूलर मास होगा। ठीक है, इसके फॉर्मूले में जो मास है, तो क्या होगा, 2 Na है तो 23 इंटू 2 46, कार्बन का 12, ठीक है, और ऑक्सीजन 364, टोटल इसका जो मास आता है वो 106 आता है। ठीक है, जो कैलकुलेटेड मास है। अब देखो सोडियम कार्बोनेट, अब इसका पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम सॉल्ट को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। क्या करते हैं, ब्रेक, आयनिक बॉन्ड्स के फॉर्म में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो 2 Na प्लस, भाई सोडियम की वैलेंसी प्लस होगी, और CO3 2 माइनस, तो टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज देखो यहाँ पे दिख रहा है, CO3 पे 2 माइनस है और 2 Na है, तो एक नेगेटिव, एक सोडियम पे प्लस चार्ज है, तो 2 सोडियम पे 2 प्लस चार्ज होंगे। ठीक है, तो नेट हमारा चार्ज क्या आ रहा है, टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव 2। ठीक है, तो यहाँ से इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, फॉर्मूला मास दैट इज 106 अपॉन नेट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे हम नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं क्योंकि हमें नेगेटिव मिल रहा है अच्छे से, तो 2 मतलब 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा 53। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास। तो सॉल्ट का हम ऐसे निकालते हैं, फॉर्मूला मास अपॉन टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट कैसे निकालते हैं।
अब देखो सॉल्ट का जो इक्विवेलेंट मास था ना वो थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन बाकी जो इक्विवेलेंट मास हम कैलकुलेट करते हैं उसका सिंगल एक फॉर्मूला होता है, दैट इज इक्विवेलेंट मास अपॉन एन फैक्टर, ठीक है। ओ सॉरी, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर, ठीक है। यहाँ पे ये करेक्शन कर लेना, ये यहाँ पे गलत लिख दिया है। यहाँ पे क्या होगा, ये मॉलिक्यूलर मास आएगा, ठीक है। इसको कट कर लेना, यहाँ पे हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर, ठीक है। अब एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, वो हमें देखना है कि एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। एन फैक्टर्स, अब देखो एसिड्स के लिए जब हम बात करें या फिर हम कोई भी एसिड लेते हैं तो उसका एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम देखते हैं उसकी बेसिसिटी। क्या देखते हैं, बेसिसिटी। अब बेसिसिटी क्या होती है, इट इज़ द नंबर ऑफ H प्लस मॉलिक्यूल दैट इज आयनाइजेबल, मतलब किसी भी एसिड से हम कितने H प्लस निकाल सकते हैं, वो उसकी क्या देगा, बेसिसिटी, और वही उसका क्या होगा, एन फैक्टर, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं H2SO4 का, ठीक है, मिनरल एसिड है। H2SO4 को जब हम ब्रेक करते हैं तो हम कितने H प्लस निकाल सकते हैं। H2SO4 दो बार में ब्रेक होता है, पहले H प्लस और HSO4 माइनस, फिर 2H प्लस एंड देन SO4 2 माइनस, ठीक है। तो मतलब H2SO4 टोटल हमें कितने देता है, 2H प्लस देता है, मतलब 2 हाइड्रोजन आयनाइजेबल है इसके अंदर। तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, 2, मतलब एन फैक्टर भी क्या हो जाएगा, 2। तो इस तरह से हम निकालते हैं बेसिसिटी। अब अगर मैं एन फैक्टर फॉर बेसिस की बात करूं तो बेसिस के अंदर क्या होता है, एसिडिटी। अब देख रहे नाम का कितना वो है, यहाँ पे चल रहा है उल्टा। अब हमने एसिड्स की बात करी तो हमने बेसिसिटी निकाली है, और अगर मैं बेसिस की बात करूँ तो एसिडिटी निकालेंगे। दैट आर कॉल्ड मिसनोमर्स, ठीक है, मतलब नाम है बट उसका मीनिंग अलग है। अब होता क्या है, देखो जैसे एसिड्स में था सेम बेसिस में है, नंबर ऑफ आयनाइजेबल OH माइनस आयन। अब हमें पता है कि बेसिस क्या देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं एक्वा सॉल्यूशन में, तो जितने OH माइनस आयन आयनाइजेबल होंगे उतना ही उसका क्या हो जाएगा, एन फैक्टर। एग्जाम्पल टेकिंग द बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है उसके अंदर कितने OH माइनस मॉलिक्यूल्स है, 2। अब 2 मॉलिक्यूल्स अगर OH माइनस हमें मिल रहे हैं तो मतलब इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। अब इन केस ऑफ आयंस, अगर मैं आयंस की बात करूं तो आयंस के केस में सीधा क्या हो जाता है, एन फैक्टर क्या होता है, इक्वल टू द चार्ज ऑफ दैट आयन, मतलब जो नेट चार्ज उस आयन पे प्रेजेंट है वो उसका क्या हो जाएगा, एन फैक्टर। जैसे अगर मैं कैल्शियम 2+ की बात करूं तो 2 इसका क्या हो जाएगा, एन फैक्टर। भाई जितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है उतना ही क्या होगा उसका एन फैक्टर। अब सोडियम पे +1 है तो +1 मतलब 1 क्या हो जाएगा इसका एन फैक्टर। और एल्यूमिनियम क्या देता है, 3+, ठीक है। एल्यूमिनियम का जो आयन होता है वो 3+ चार्ज प्रेजेंट होता है, तो मतलब 3 इसका क्या हो जाएगा, एन फैक्टर। अब अगर मैं बात करूं रिडॉक्स रिएक्शन की, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि जो एन फैक्टर होता है वो डिपेंड करता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, कि भाई कितना ऑक्सीडेशन नंबर में क्या है, चेंज, ठीक है। अगर देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने रिएक्शन ली है क्रोमेट आयन की। अगर मैं सॉरी डाइक्रोमेट आयन से क्रोमेट बनेगा, और मैंगनीज से मैंगनीज 2+, ठीक है। तो क्रोमेट का तो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन मैंगनीज की अगर मैं बात करूँ तो देखो MnO4 माइनस, जो ये जो आयन है, और देखो 8H प्लस प्लस Mn2+ प्लस 4H2, ये हमारे पास रिएक्शन है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जो MnO4 में जो Mn है ये हमारा किस ऑक्सीजन स्टेट में है, +7 ऑक्सीजन स्टेट में है। कैसे निकाला, ऑक्सीजन स्टेट निकालनी आती है, O4 है मतलब -2 × 4 मतलब -8, और यहाँ पे x हो जाएगा तो x -8 = -1, तो यानी x = 7, ठीक है। तो यहाँ से 7 आ जाएगा। अब 7 जब मैं निकालूंगा तो यहाँ पे देखो Mn का जो हमारा ऑक्सीजन स्टेट है वो +7 है, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ Mn के ऑक्सीजन स्टेट तो +2 है। देखो तो चेंज आपको दिख रहा है कितना आया। अगर मैं Mn के ऑक्सीजन स्टेट में चेंज की बात करूँ तो +7 से +2, मतलब टोटल चेंज कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन उसको दिए गए हैं, Mn को दिए गए हैं। Mn यहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए हैं। तो अब देखो 5 का चेंज आया, तो जितना ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आता है वही उसका क्या हो जाता है, एन फैक्टर। तो यहाँ से एन फैक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5, ठीक है। जब भी आपको रिडॉक्स रिएक्शन में एन फैक्टर कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आप क्या करो, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कि भाई ऑक्सीजन स्टेट में कितना चेंज आया, जितना चेंज आया उतना ही उसका क्या हो जाएगा, एन फैक्टर, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक एसिड्स की, अब ये एक नॉर्मल से टॉपिक है जो हालांकि उतना नहीं पूछते हैं, बट फिर भी ऑर्गेनिक एसिड्स में हम क्या करते हैं, जब भी हम इक्विवेलेंट मास निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स को पहले हम क्या करते हैं, सिल्वर सॉल्ट बनाते हैं, कैसे भी, ठीक है। आपको क्या करना है, ऑर्गेनिक एसिड का क्या बनाना है, सिल्वर सॉल्ट। अब सिल्वर सॉल्ट का जो मास है, ठीक है, मास ऑफ द सिल्वर सॉल्ट अपॉन मास ऑफ द सिल्वर, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट की बात कर रहे हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सिल्वर सॉल्ट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। यहां से हमें क्या मिल जाएगा, जो इक्विवेलेंट मास है इसका, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट आते हैं स्टॉक्योमेट्री पे, ठीक है। जो मोल कॉन्सेप्ट का जो सेकंड जो टॉप रेटेड कॉन्सेप्ट है, जो स्टॉक्योमेट्री है,
ठीक है। इसके बाद करेंगे हम रिएक्शंस को हम स्टडी करेंगे कि कैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, कितना फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। कैसे हम डिसाइड करते हैं कि भाई अगर वन NH3 का मॉलिक्यूल और 3H2 मॉलिक्यूल मिलेंगे या फिर 3N2 या 1H2 तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। वो कौन डिसाइड करता है? स्टोक्योमेट्री, ठीक है। इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट, जिसके बेसिस पे हम सारा खेल खेलते हैं, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो होता क्या एक्चुअली में, देखो स्टोक्योमेट्री मैंने आपको पहले भी ये टर्म यूज किया था पढ़ाते वक्त कि स्टोक्योमेट्री क्या है? इट इज द रिलेटिव प्रोपोर्शन इन विच द रिएक्टेंट रिएक्ट एंड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। मतलब जब भी कोई रिएक्शन हम देखते हैं तो उसके अंदर जो उसका प्रोपोर्शन होता है, जैसे देखो 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। तो अब यहाँ पे जो रिएक्टेंट का जो कोफिशिएंट्स है 2 और 1, ये इनका क्या है? प्रोपोर्शन। मतलब इसी प्रोपोर्शन में वो क्या हुए हैं? कंबाइन हुए हैं। तो दीज आर कॉल्ड स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स, ठीक है। अब स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स के बेस पे ही हम क्या निकालते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? इट इज अ रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। मतलब ये एक ऐसा रिएजेंट है जो कम मात्रा में होता है। किसी भी रिएक्शन में ऐसा रिएक्टेंट जो कम मात्रा में हो और पूरा यूज हो जाए, ठीक है, पूरा कंज्यूम हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं एक्सेस रिएजेंट की, ठीक है, तो एक्सेस रिएजेंट क्या होता है? इट इज ऑब्वियसली, देखो लिमिटिंग समझ में आ गया तो एक्सेस तो अपने आप आ जाएगा। ऐसा रिएक्टेंट जो कि बच जाए, जो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हो रहा है, ठीक है। जो रिएक्टेंट लिया आपने, जो पहले खत्म हो गया ना, वो लिमिटिंग रिएजेंट है, और जो बाद में खत्म होगा, मतलब खत्म तो होता ही नहीं, एक्सेस रिएजेंट बच जाता है ऑब्वियसली, लेकिन हमेशा ध्यान रखना पहले जो खत्म हुआ वो लिमिटिंग रिएजेंट, और जो बच गया दैट इज एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने नोट लिखा है कि इन इरिवर्सिबल रिएक्शन द एक्सटेंट ऑफ प्रोडक्ट कैन बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब क्या बोला है कि कोई भी जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है तो उसमें कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो हम किससे डिसाइड कर सकते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट से। अगर हम लिमिटिंग रिएजेंट पहचान जाए और हमने उसका कोफिशिएंट देख लिया तो हम डायरेक्ट क्या बता सकते हैं कि कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। इसी के बेस पे मैंने देखो यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप किया है लिमिटिंग रिएजेंट का, जिससे हम इजीली पता कर सकते हैं क्या कंसेप्ट है। देखो यहाँ पे रिएक्शन दे रखा है आपको 4NH3 प्लस 5O2 दैट इज 4NO प्लस 6H2। ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है, आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको क्या बोला है कि 1 मोल अमोनिया एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज मिक्स्ड देन मोल ऑफ NO प्रोड्यूस्ड। मतलब आपको बोला कि अगर मैं 1 मोल ऑफ अमोनिया लूँ NH3 और अगर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन लूँ तो आपके पास NO कितना बनेगा, ठीक है। अब ये कैसे डिसाइड करे भाई? तो यहाँ पे अब देखो सब क्या लिखा है, सबसे पहले देखो कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ठीक है, और रिएक्टेंट कितने हैं। भाई अगर एक है तो डायरेक्ट मतलब रिलेट हो जाएगा, लेकिन अगर दो रिएक्टेंट हैं मतलब एक से ज्यादा हैं तो हम क्या ढूंढेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करो, ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? हम क्या देखते हैं, एक तो गिवन मोल, ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया है भाई गिवन मोल कितना है अपॉन जो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है उस कंपाउंड का या मॉलिक्यूल का, ठीक है। उससे हम क्या निकालते हैं? एक रेशियो निकालते हैं। अब ये रेशियो जिसका मिनिमम होगा ना, जिसका मिनिमम होगा वही क्या कहलाएगा? LR, दैट इज योर लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने अमोनिया लिया, अमोनिया का गिवन मोल डाला 1, ठीक है, 1 मोल आपको अमोनिया गिवन है, अपॉन स्टोक्योमेट्री अमोनिया क्या है 4, तो 1/4 की वैल्यू क्या आई? 0.25। अब अगर मैं देखूं ऑक्सीजन की बात करूं तो 1 मोल इसका भी है, लेकिन कॉफिशिएंट क्या है? 5, तो 1/5 क्या आ जाएगा? 0.2। अब देखो यहाँ पे मिनिमम रेशियो किसका मिला? ऑक्सीजन का। मतलब दिस इज योर LR, ठीक है, हमने ढूंढ लिया। LR ढूंढने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? गिवन मोल अपॉन उसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो निकालो। अब जिसका रेशियो मिनिमम होगा वही हमारा क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। अब लिमिटिंग रिएजेंट मिल गया तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना, यूनिटरी मेथड से रिलेट करना है। देखो यहाँ पे क्या है, 5O2 गिव्स 4NO, सिंपल सा कंसेप्ट, 5O2 गिव्स 4NO, तो 1O2 कितना देगा? 4/5NO। यहाँ से हमारा कितना आ गया? 0.8 मोल, यानी 0.8 मोल NO हमें प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट खत्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हम देखते हैं, दैट इज हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या कहता है कि ये एक सिंपलेस्ट रेशियो निकालने का तरीका है। मतलब कोई भी कंपाउंड जो हमारा होता है तो उसका सिंपलेस्ट जो बेसिक रेशियो जिन एलिमेंट से मिलके वो बना है वो कैसे निकालते हैं हम? एम्पेरिकल फॉर्मूला से, ठीक है। इट गिव्स द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द कंपाउंड्स प्रेजेंट। अब देखो इसका फॉर्मूला होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। मतलब जब भी हम एम्पेरिकल फॉर्मूला में n को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अब ये n हमें फाइंड करना होता है, वो हम कैसे करेंगे अब देखेंगे, ठीक है। नॉर्मली अब एम्पेरिकल फॉर्मूला का एक बड़ी सी टेबल होती है, ठीक है, वो आप NCERT में देख लेगा ना, कैलकुलेट करने का बहुत ही आसान तरीका होता है। मैं आपको डायरेक्ट इसका कंसेप्ट बताता हूँ क्या है। जैसे देखो आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला दे रखा है BH3, ये आपके पास क्या है? BH3, मतलब BH3 से छोटा इन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन नहीं होगा। एम्पेरिकल फॉर्मूले का मतलब यही है कि इससे छोटा कॉम्बिनेशन नहीं मिल सकता एलिमेंट्स के बीच में, ठीक है।
अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको ढूंढना है। जब मास आपको कितना दे रखा है 27.66, तो देखो सिंपल फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज टू एन इनटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब पहले मुझे एन पता करना पड़ेगा, तभी तो मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई करके क्या निकालूंगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एन कैसे निकालेंगे भाई, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल का मास। अब मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है 27.66 और एम्पेरिकल का मास कितना है 13.81। तो यहाँ से हमारे पास जो एन की वैल्यू आई ना वो 2 आई। अब इन द सेंस अब हम अगर मैं इस फॉर्मूले में डालूं एन की वैल्यू, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू बी एस थ्री, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो भाई 2 इंटू बी एस थ्री क्या हो गया B2H6। तो ये हमें क्या मिल गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो यहाँ पे आपका ये एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर कंसेप्ट खत्म होता है, ठीक है, और वहीं आपका मोल कॉन्सेप्ट भी खत्म होता है, ठीक है। इसके जो नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए। थैंक यू।